guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो है एकदम जो बिगनर है स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि शॉर्ट हैंड जिसे बिल्कुल भी नहीं आती है और बिल्कुल आपको 80 वर्ड पर मिनट 100 वर्ड पर मिनट पे पहुंचना है, तो आप कैसे कम से कम समय में पहुंच सकते हो, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आप कम से कम समय में 0 to 80 एंड 100 वर्ड पर मिनट तक स्पीड अपनी बना सकते हो। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि शॉर्ट हैंड कितने समय में सीखा जा सकता है। तो शॉर्ट हैंड की जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो 6 मंथ्स में आराम से आपकी आ सकती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैंने खुद 6 मंथ्स में सीखा है। मैं खुद एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने, और बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास भी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 6 मंथ्स में पूरा कोर्स कंप्लीट भी किया है और 80 वर्ड पर मिनट पे पहुंच भी गए हैं। तो बिल्कुल भी अगर आपको कोई कहता है कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है तो वो गलत बता रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, 1 साल 2 साल, जितना भी आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो सीख सकता हूं तो मे बी आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन 6 मंथ्स में सीखी जा सकती है। और आज मैं यही बताऊंगी कि 6 मंथ्स में आप शॉर्ट हैंड कैसे सीख सकते हो, 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड कैसे आप गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद बात आती है कि शॉर्ट हैंड कैसे सीखें। तो शॉर्ट हैंड कैसे सीखें इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं जिसमें आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो, और उनमें से बेस्ट जो तरीका है वो है ऑफलाइन क्लास लेने का, यानी कि क्लासरूम क्लासेस लेने का। उससे आप सबसे जल्दी सीख जाओगे और सबसे आसानी से सीख जाओगे, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप क्लासरूम क्लासेस लेते हो तो। अब बात आती है कि कौन से लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में कौन सा बेटर होता है, किसमें हमें शॉर्ट हैंड सीखनी चाहिए अगर आप सबसे पहली बार जा रहे हो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो देखिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जिस भी लैंग्वेज में बेस्ट हो वो ही आपको शॉर्ट हैंड सीखनी चाहिए, बाकी चीजें मैटर कम करती हैं। अगर आपका जो लैंग्वेज है उसमें आप शॉर्ट हैंड सीखते हो तो आप बेस्ट तरीके से और बहुत जल्दी सीख जाते हो। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने हिंदी स्टेनो क्यों चूज किया। तो इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाया था मैंने। मेरा जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम स्कूल से था और मुझे हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, मतलब कि आप कितनी भी स्पीड में बोलो तो मैं हिंदी समझ लूंगी। और मेरी जो वर्तनी है, यानी कि जो स्पेलिंग है वो काफी अच्छी है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से, ऐसे स्कूल से पढ़ी हुई हूँ जहाँ पे हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो इस वजह से मेरा जो वर्तनी है वो भी हमेशा से काफी अच्छा रहा था। तो इसलिए जब मैं ट्रांसक्राइब करने के स्टेज तक पहुंच गई शॉर्ट हैंड सीखते सीखते, तो मेरे पास वर्तनी का कोई भी जो अशुद्धि होती है, जो एरर होते हैं वो नहीं होता था। मैं आसानी से, अगर मैंने शॉर्ट हैंड लिख लिया तो मैंने जो भी उसका ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है उसमें स्पेलिंग में रॉन्ग हो, ऐसा बहुत कम चांसेस होते थे, उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं होती थी। सो इस तरह से आपको भी चूज करना है। जैसे कि मेरे पास भी इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, मैं जा सकती थी बाहर पढ़ने के लिए क्योंकि मेरी सिटी में इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैं आराम से बाहर जाकर पढ़ सकती थी, लेकिन मुझे हिंदी ही करना था, मैंने चूज कर लिया था। फॉर्म भरते ही मैंने चूज कर लिया था, और आपको लोग को पता होगा कि मैं फॉर्म फिल करने के बाद शॉर्ट हैंड मैंने सीखना शुरू किया था। तो मैंने फॉर्म में ही हिंदी ही चूज किया था क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी मेरे लिए बहुत ही अच्छी है और मैं इसको आसानी से सीख सकती हूँ। अभी दूसरा एग्जाम्पल मेरी सिस्टर का है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है और उसको हिंदी आती है, बोलती है, पर जो स्पेलिंग्स होती हैं, जो वर्तनी होती है, जो टफ हिंदी के वर्ड होते हैं वो नहीं लिख पाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की हुई है, तो उसके लिए इंग्लिश बेस्ट होगा। तो ऐसे ही आपको भी चूज करना है कि आप किस मीडियम से हो। अगर आपने अच्छे से हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी के लिए जाना चाहिए, अगर आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है तो आपको इंग्लिश के लिए जाना चाहिए। अब कुछ लोगों का मैटर ये आता है कि वो दूसरे स्टेट से हैं और उन्होंने जो स्टेट का स्कूल होता है उसमें स्कूलिंग की है, तो उनकी हिंदी भी वैसी है और उनकी इंग्लिश भी वैसे ही पढ़ती है, तो उनको कौन सा चूज करना चाहिए।
तो ऐसे लोगों को फिर हिंदी और इंग्लिश में चूज करने के लिए देखना चाहिए कि आप हिंदी अच्छे से समझ पा रहे हो या इंग्लिश अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर 5-6 सेंटेंस आपको कोई इंग्लिश में बोल रहा है उसको आप अच्छे से स्पेलिंग में लिख सकते हो या नहीं, या फिर जो हिंदी में बोला जा रहा है वो आप अच्छे से स्पेलिंग में लिख सकते हो या नहीं। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि आपके आसपास एरिया में कौन सा टीचर अवेलेबल है। अगर आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और वहां पे आपके आसपास इंग्लिश का टीचर अच्छा है जो आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सिखा रहा है, तो आप इंग्लिश के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जांचने की कि कैसे आप अपना लैंग्वेज चूज करो। अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे जाना चाहिए कि आपका लैंग्वेज में कौन सा, मतलब किस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ अच्छी है। अगर वो हिंदी पे अच्छी है तो आप हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए जाओ, अगर इंग्लिश की अच्छी है तो इंग्लिश पे जाओ। कभी भी ये मत सोचिए कि कौन से लैंग्वेज का जो पोस्टिंग है वो ज्यादा आता है, क्योंकि ये हमेशा वेरी कर सकता है। अगर एक बार एसएससी ने इंग्लिश के जो स्टेनोज है उनको भर्ती कर लिया तो मे भी वो अगली बार हिंदी स्टेनोज की मांग करें। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि किसकी वैकेंसी ज्यादा आती है। हर किसी की वैकेंसी आती है, ये कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है कि किसकी वैकेंसी ज्यादा आएगी किसकी वैकेंसी कम आएगी। तो हमेशा अपनी कंफर्ट आप किस लैंग्वेज में हो उस हिसाब से लैंग्वेज हमेशा चूज करिएगा। अगर अभी आप हिंदी मीडियम से हो और आपको इंग्लिश जबरदस्ती पकड़ा दिया गया कि आपको ये पढ़ना है, तो अभी तो आप पढ़ लोगे, अभी तो आप सीख लोगे, लेकिन जब ट्रांसक्राइब करने का वक्त आता है तो आपके साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी उस चीज को पकड़ लेंगे और स्पेलिंग भी वो करेक्ट लिखेंगे। यहाँ आप क्या करोगे, आपकी स्पेलिंग रॉन्ग होगी, आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपको नए नए मिलेंगे, जबकि हिंदी में आपको इस चीज में आसानी हो सकती थी। तो इस तरह से अपना लैंग्वेज चूज कीजिए, ना कि वैकेंसी के हिसाब से कि किसकी वैकेंसी ज्यादा आती है। अब बात आती है प्रणाली में कि कौन सी प्रणाली या कौन से स्क्रिप्ट में सीखना बहुत ही अच्छा होता है। तो पहली बात, अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में कोई भी ऐसा बार नहीं है कि आपको इसी प्रणाली का शॉर्ट हैंड लिखना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड तो वैसे भी किसी का पढ़ा नहीं जा सकता है। आपका शॉर्ट हैंड कोई दूसरा एकदम करेक्टली नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अपने अपने शब्द होते हैं, अपना अपना तरीका होता है उसे बनाने का। लेकिन हाँ, एसएससी जो होती है शॉर्ट हैंड का कॉपी चेक करती है, इसलिए कहीं आपने उसमें हिंदी या इंग्लिश के कोई वर्ड तो नहीं लिखे हैं। वो ये नहीं चेक करती कि आपने कौन सी प्रणाली में शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है। तो एसएससी में ऐसा कोई बार नहीं है, आप कोई भी प्रणाली सीख सकते हो। फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हो कि कौन सी इजी है, तो हिंदी के लिए बहुत इजी है ऋषि प्रणाली, और इसके टीचर्स भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। मतलब ज्यादातर हिंदी के जो टीचर्स होते हैं वो ऋषि प्रणाली पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश से हैं तो ग्रेग जो प्रणाली है वो इजी पड़ती है पिटमैन से, लेकिन ग्रेग के टीचर्स जो हैं वो हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आपको पिटमैन के टीचर हर जगह मिल जाएंगे। तो अगर आपको आपके एरिया के पास ग्रेग का कोई टीचर मिलता है तो आप ग्रेग आसानी से सीख सकते हो, वो थोड़ा सा इजी होता है। और अगर आपको पिटमैन का टीचर मिलता है तो आप पिटमैन ही सीखिए, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में आपको पिटमैन के टीचर भी मिल जाएंगे और बच्चे भी मिल जाएंगे, तो जिससे आपको और चीजें डिस्कस करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। अगर हिंदी से हैं तो ऋषि प्रणाली अगर आपके आसपास मौजूद है तो, और अगर इंग्लिश से हैं तो पिटमैन या ग्रेग में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बुक की कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हैं तो लर्निंग के लिए कौन सा बुक होना चाहिए। तो लर्निंग के लिए मैं ऋषि प्रणाली की बुक बता सकती हूँ, जो है गया प्रसाद जी की बुक, बहुत ही अच्छी है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो पिटमैन की बुक आती है पिटमैन के नाम से, तो वो बेस्ट बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी प्रणाली है उसका जो भी बुक है उसके बारे में आप अपने टीचर से, या फिर आपने पेड कोर्स रखा है तो उस टीचर से, या फिर अपने किसी भी सीनियर से आप पूछ सकते हैं। और अदरवाइज आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, हर जगह बुक्स अवेलेबल रहती हैं हर प्रणाली के शॉर्ट हैंड की, तो आप उस तरह से परचेज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि आप 0 से 80 या 100 वर्ड पर मिनट पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपका पढ़ाई होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, कि आप जल्द से जल्द 6 महीने में 7 महीने में पूरा कोर्स भी खत्म कर लो और आपको जो स्पीड है वो भी आराम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप बिगनर होते हैं, जब आप बिल्कुल गए हुए हैं कोचिंग में, तो आपको हिंदी में वर्डमाला सिखाई जाएगी, क ख ग घ इस तरह से सिखाया जाएगा, और इंग्लिश में पी वी इस तरह से स्वर आपको सिखाए जाते हैं।
तो आपको क्या करना है कि जो भी टीचर सिखा रहा है ऑब्वियसली वो तो आपको सीखना ही सीखना है। आपको अपने से जो बुक उस प्रणाली की है वो बुक भी पढ़ते रहना है। बुक आपको पहले से ही पढ़ के रखना है, जैसे कि 1-2 चैप्टर आपको पहले से ही पढ़ के रखना है कि अच्छा अभी क्या आएगा, क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा, ये सारी चीजें। ऑब्वियसली बुक से आप पूरा शॉर्ट हैंड तो नहीं सीख सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ होता है। बुक से बहुत सारी चीजें सीखना बहुत टफ होता है। अभी आप कोई संगीत सीखने जाएंगे तो सिर्फ बुक से सीखना बहुत ही टफ हो जाएगा, उसके लिए आपको एक टीचर चाहिए ही चाहिए। वैसे ही शॉर्ट हैंड है, अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ना चाहते हैं तब तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर टीचर पढ़ा रहा है तो भी आपको बुक रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो ओवरऑल पढ़ाते हैं, मतलब जितने बच्चे हैं उस हिसाब से पढ़ाते हैं, उस दिमाग से पढ़ाते हैं कि आपको ये सारी चीजें पढ़ानी है। लेकिन जो बच्चे का मन होता है उसे पता नहीं होता कि अभी आगे क्या आने वाला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बुक पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। आज टीचर ने ये वाली एक्सरसाइज पढ़ाई तो आप उसके एक एक्सरसाइज पहले से घर से देख कर जाओ, जिससे आपको जो टीचर बोल रहा है उसको कैच करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और उसी तरह से आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। दूसरी बात जो आती है कि जब टीचर्स जो होते हैं वो सिखाते हैं आपको अल्फाबेट या वर्डमाला या कोई भी चीज सिखाते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे कि 4-5 दिन 6 दिन आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक वो आगे कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी वो आपको दे रहे हैं अल्फाबेट लिखने के लिए, वर्णमाला लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए पहले दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको आप बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि वो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए और जल्द ही जल्द आपका जो दूसरा एक्सरसाइज है वो शुरू हो सके। क्योंकि शॉर्ट हैंड सीखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी हर चीज को कवर करते हो। टीचर्स जो होते हैं उनके पास 2 चीजें होती है, एक तो लालची टीचर होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप ज्यादा सा फीस उनको सबमिट करो ताकि आप धीरे धीरे सीखो, और दूसरी चीज ये होती है कि टीचर सबको पढ़ाते हैं, मतलब कि इतने सारे बच्चे उनके पास होते हैं, तो किसी का दिमाग थोड़ा सा तेज होता है, किसी का दिमाग थोड़ा सा स्लो होता है, किसी का मीडियम होता है, तो वो मीडियम पे लेकर चलते हैं आपको, जिससे आपका उतना प्रैक्टिस हो जाए कि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो शब्द बोलने लगे। तो दोनों चीजें टीचर्स की भी मतलब सही हैं। इस वजह से आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपने टीचर से अगर हो सकता है तो कहिए कि आपको थोड़ा सा आगे पढ़ा दे, और अगर वो आगे नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप खुद से थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ सकते हो, जिससे हर चीज को ग्रैब करने में, हर चीज को तैयार करने में आप बहुत जल्दी कर लेंगे और जल्दी से आप कवर कर लेंगे बाकी लोगों की अपेक्षा। अभी फिर वर्डमाला के बाद जो अगला स्टेप होता है वो टीचर्स सिखाते हैं वर्ड्स बनाना। तो जैसे हिंदी में आपको पहले 2 अक्षर का वर्ड बनाना सिखाएंगे, फिर 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, ऐसे आपको सिखाना शुरू करेंगे बिना मात्राओं के। तो आप जब भी ये सीखना स्टार्ट करो, ऐसे ही इंग्लिश में भी जब आप वर्ड्स बनाना स्टार्ट करो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो हर वर्ड की। जैसे कि आप घर पर आए और कोई भी चीज आपको सामने दिख रही है तो उसका आप शॉर्ट हैंड बनाने की कोशिश करो, उसका आउटलाइन बनाने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा। इस चीज को एक आप फन गेम की तरह लीजिए कि आपके सामने जो भी चीज आ रही है, अगर बिना मात्रा का अगर वो शब्द बनाया जा सकता है तो उसे बिना मात्रा के बनाइए, चाहे आप उंगलियों पे बनाइए, चाहे माइंड में बनाइए, और चाहे आप किसी कॉपी पे बनाइए। जैसे आप जब हारमोनियम सीखने जाते हो या पियानो सीखने जाते हो, कीबोर्ड सीखते हो, तो आप जब आप सीखते हो, आप सीखने के उसमें हो, तो जब आप क्लास कर रहे हो तब तो आपको बजाने को मिलता है, लेकिन जब आप क्लास नहीं कर रहे हो, आप कहीं आउटसाइड हो, बाहर हो, तो आपको कोई धुन सुनाई दी तो क्या होता है, वो हाथ ऐसे से चलने लगता है कि अच्छा इसका ये होगा, उसका वो होगा, कौन सा नोट इसमें बजेगा। तो वैसे ही आपको शॉर्ट हैंड को लेना है। अगर आप कहीं भी बाहर है और आपको कोई नई चीज दिखती है कि इसको बनाया जा सकता है, तो उसको आप उंगलियों से बना सकते हैं कि अच्छा इसका ऐसे होगा। तो ये चीज अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी आपके बहुत सारे आपके पास एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी अपने माइंड में कि ये इस वर्ड को तो मैंने पहले बनाया हुआ है और इस वर्ड का मुझे शॉर्ट हैंड आता है। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अगर आपने शब्द बनाना सीख लिया, आपने टीचर ने सिखा दिया, तो आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको शब्द का डिक्टेशन बोले। यानी कि आपको जैसे शब्द होते, जैसे मान लीजिए आपने अभी अभी सीखा है कर्तव बनाना सीखा है और नल बनाना सीखा है, हल बनाना सीखा है, तो आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों का वो डिक्टेशन ले और इसका वर्तनी का भी आपका चेक करे, यानी कि स्पेलिंग भी आपकी चेक करे। सो अगर आपका टीचर ये
चीज नहीं करता है तो एज अ स्टूडेंट आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ ये प्रैक्टिस करो। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, आप अपने किसी भाई बहन को बोल सकते हो, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, किसी को भी जो भी आपके घर में हो जो बोल सकता हो, उससे आप शब्द बुलवाइए कि ये शब्द बोलिए जिसमें मात्राएं नहीं आती हो, और उसका डिक्टेशन आप लिखिए। और उसके बाद अपनी स्पेलिंग भी चेक कीजिए, क्या आपने स्पेलिंग सही लिखी है, मतलब हिंदी में भी स्पेलिंग सही लिखी है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में सही स्पेलिंग लिखी है या नहीं। इससे आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जब आपने मात्राएं बनाना सीख लिया, तो अगर आपने शब्द बनाना सीख लिया और उसके बाद मात्राएं भी सीख ली, तो फिर आप पूरा पूरा सेंटेंस बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो जैसे ही आपने मात्राएं बनानी सीख ली, तो पहले तो आप वर्ड का प्रैक्टिस करो, जैसे अभी मैंने बताया डिक्टेशन आप अपने सर से बुलवाओ, अपने टीचर से बुलवाओ, या फिर अपने घर में किसी से डिक्टेशन बोलने के लिए कहिए मात्राओं के साथ वाले वर्ड्स का भी, और उसको लिखने की कोशिश कीजिए और टफ वर्ड लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उसकी वर्तनी चेक कीजिए, उसकी स्पेलिंग चेक कीजिए आप, क्योंकि अभी तक आपने शब्द चिन्ह या फिर ग्रामर नहीं पढ़े हैं, तो अभी आप पूरा लिखोगे और पूरा आप लिखिए। उसका आप शॉर्ट हैंड भी चेक करवाइए, यानी कि आउटलाइन भी चेक करवाइए, और उसके बाद स्पेलिंग्स भी चेक करवाइए। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आधी जो प्रॉब्लम है आपकी, वो तो सिर्फ यहीं से ही आपकी सॉल्व हो जाएगी, अगर आप वर्ड्स का डिक्टेशन लेते हैं तो। अगर आप वर्ड्स का डिक्टेशन लिखने लगे और वर्तनी अच्छी लिखने लगे, स्पेलिंग अच्छी लिखने लगे, तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए आप, कि आप कॉपी मत कीजिए। जैसे कि आपने डिक्टेशन लिखा, इंग्लिश में लिखा या हिंदी में लिखा, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी बेइज्जती से, उनके सामने बेइज्जती के डर से आप क्या करते हो कि स्पेलिंग दूसरे का देख के सही लिख लेते हो, या शॉर्ट हैंड आपने जो लिखा आउटलाइन दूसरे का देख के सही लिख लेते हो। आपको लगता है कि आज मैं ऐसा कर ले रहा हूं, कल नहीं करूंगा और फिर मेरा ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे थे जो इस तरह से कॉपी करते थे और अभी भी उनकी शॉर्ट हैंड उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो यही सारी वजह होती है आपको शॉर्ट हैंड में पीछे ढकेलने की, कि अगर आप अपने ही साथ लॉयल नहीं हो तो फिर आप कैसे कोई चीज सीख सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप स्टार्ट करो सीखना, जितनी भी मिस्टेक होती है उन सबको एक्सेप्ट करो। नो प्रॉब्लम, मिस्टेक्स हर कोई करता है। जब कोई नया लैंग्वेज सीखता है, कोई भी नई चीज सीखता है तो मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स कीजिए, उसी से आपको अगली बार वो चीजें याद रहेंगी। तो कभी भी अपने साथ कॉपी मत कीजिए, अपने साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, वो आपके लिए बहुत घातक होगा आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज कि बी अ चाइल्ड वाइल लर्निंग एनीथिंग। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपका बच्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी एज के हों और आपको लगता हो कि कोई छोटा बच्चा आपको कुछ समझा रहा है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये छोटा बच्चा या ये छोटे लोग मुझे कैसे समझा सकते हैं, या आपसे एज में कम है तो वो आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। हमेशा अपना माइंड ओपन रखिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपकी ही एज में होते हैं और वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, या फिर आपसे कम एज में होते हैं वो आपको पढ़ा रहे होते हैं। अगर आपका माइंडसेट उस समय ऐसा बना होगा कि ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या बताएगी, तो आप कभी भी कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जितनी बुद्धि बन चुकी है किसी भी चीज को लेकर, उसको जब तक आप हल्का नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी नई चीज नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से बहुत जरूरी है कि आपके टीचर्स आपको, चाहे किसी भी उम्र के हो, वो आपको जो भी बता रहे हैं आप उनसे ज्यादा अपने आप को मत समझिए, बल्कि उनसे सीखने का अपने मन में रखिए भावना कि आप उनसे कुछ तो कुछ सीख रहे हैं। तो हमेशा ये बनाए रखिए। ऐसा शॉर्ट हैंड एक नया लैंग्वेज है। जब भी आप नया चीज सीख रहे हैं तो अपने आप को दादा मत समझिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कोचिंग में भी होते हैं, कि वो अपने आप को ये समझते हैं दादा, की मतलब टीचर कुछ बता रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता उनको लगता है कि उनको ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे लोग फिर वही करते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को एज अ चाइल्ड समझिए और हर चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखिए, तभी आप जल्दी कोई भी चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि जैसे आप बुक्स तो पढ़ रहे हैं, आपको आगे तो आ रहा है समझ में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट हैंड में सीखना। जैसे कि प्रोनाउन जो हो गया इंग्लिश में और सर्वनाम जो हिंदी में हो गया, ये सारी चीजें बिना आप पढ़े, बिना आप सीखे, बिना आप लर्न किए आप शॉर्ट हैंड पूरा अच्छी तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट बात करें शब्द चिन्ह की, यानी कि ग्रामर लॉक्स की, तो शब्द चिन्ह
कंपल्सरी नहीं होते हैं। हाँ, कुछ चीजों का शब्द चिन्ह आपको सीखना चाहिए, जैसे कि जो चीजें आपके बार बार यूज में आ रही है, यानी कि जो भी आप डिक्टेशन लिखते हो उसमें कई बार वो शब्द आते हैं, तो उनका शब्द चिन्ह आप ऑब्वियसली सीख लो, याद कर लो और उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। लेकिन हर चीज का शब्द चिन्ह या ग्रामर लॉग सीखना या याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आपको जितनी चीजें दिमाग में बैठ रही हैं वो ही चीज आप शब्द चिन्ह में यूज करो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत सारी चीजें जो थी वो शब्द चिन्ह में नहीं लिखती थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिमाग में नहीं बैठती थी, क्योंकि वो किसी और का आउटलाइन बनाया हुआ होता था और वो मेरे दिमाग में नहीं बैठती थी, मुझे उसको याद करने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैंने उस चीज को छोड़ दिया। मैं जो शब्द थे वो अपनी तरीके से बनाती थी, मुझे जितना शॉर्ट लगता था कि हाँ इतना शॉर्ट ठीक है, इतना मैं याद रख सकती हूँ, इतना मैं बना सकती हूँ या इतनी की मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, वो ही शब्द मैं यूज करती थी। अगर आप बहुत ज्यादा शब्द चिन्ह के पीछे पड़ोगे तो होता क्या है कि इतने ज्यादा शब्द चिन्ह होते हैं, जब आपको डिक्टेशन बोला जाता है तो आपको दूसरे शब्द चिन्ह याद आने लगते हैं और आपको वो पर्टिकुलर उस शब्द का शब्द चिन्ह याद करने में ही कुछ सेकंड्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो आपको ऐसा ना हो, जो भी चीजें आपके नेचुरल आ रही हैं कि ये शब्द चिन्ह तो मुझे बिल्कुल मतलब आंख बंद करके भी या फिर सोते हुए भी मुझे याद आ जाएगी, वो शब्द चिन्ह आप अपने पूरे मैटर में यूज करो। और अगर कोई ऐसा शब्द चिन्ह है जो आप नहीं वो कर पा रहे हो, ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो या फिर उसको याद करने में ही आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। आप पूरा वर्ड लिख कर भी शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन मत लीजिए। अगर आपको शब्द चिन्ह नहीं याद होते हैं तो नो प्रॉब्लम, जो याद होते हैं वो याद कीजिए, जो नहीं याद होते उनका अपने से आउटलाइन बनाइए, खुद से शब्द बनाइए और खुद से उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इस पूरे तैयारी के दौरान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप शब्द चिन्ह पढ़ रहे हो, सारी चीजें पढ़ रहे हो, वो तो बुक से आगे जा ही रही हैं, वो अलग चीज हो गई। लेकिन जैसे ही आपने शब्द बनाना सीख लिया और मात्राएं बनानी सीख ली, उसके जस्ट बाद से ही आपको डिक्टेशन लिखना है। वो आपके सर की भी जिम्मेदारी, आपके टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको डिक्टेशन बोलना शुरू करे, क्योंकि अगर आपने मात्रा भी बनाना सीख लिया तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो। और अगर आप सेंटेंस बना रहे हो आराम से, तो फिर आपके टीचर को आपको डिक्टेशन बोलना चाहिए, पहले वर्ड्स का और उसके बाद सेंटेंस का। भले ही वो 10 वर्ड पर मिनट पे बोले, 20 वर्ड पर मिनट पे बोले, 30 वर्ड पर मिनट पे बोले, लेकिन आपको डिक्टेशन बोलना ही चाहिए। और अगर आपका टीचर जो है वो नहीं बोल रहा है, आपके बोलने पे भी नहीं बोल रहा है, तो आप अपने घर पे ये किसी को बोल सकते हो कि वो सेंटेंस आपके लिए बोले और आप उसको लिखिए। आप स्पीड को माइंड मत कीजिए, लेकिन अनसीन जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपका लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं क्या करती थी, जब मैंने मात्राएं लिखना शुरू कर दिया और मैं धीरे धीरे चीजें सीख रही थी, तो मैं घर आती थी और ऐसे ही बैठे बैठे मैं मम्मी से अपने बोलती थी कि वो कोई स्टोरी सुनाए या कुछ भी वो बात भी करती थी, तो मैं उनसे बोलती थी कि थोड़ा स्लो में आप बात करना और मैं इस चीज को लिखूंगी, तो मैं वो चीजें लिखती रहती थी। तो इस तरह से आपका क्या बनता है कि अनसीन चीजों को एक्सेप्ट करने की आपका जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और आपको अनसीन चीजों से डर नहीं लगता है। अगर आप ये सोचोगे कि शॉर्ट हैंड बनाने के लिए आप पहले पूरा बुक पढ़ लो, फिर पूरी एक्सरसाइज का आउटलाइन कर लो, फिर सारी चीजें कर लो और उसके बाद सेंटेंस बनाना शुरू करोगे, उसके बाद डिक्टेशन लेना शुरू करोगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एज एग्जांपल आप ये सोचो कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपने सोचा कि मैथ्स के सारे रूल्स, जितने रूल्स हैं आपके बुक्स में, वो पहले याद कर लेता हूँ, फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को, तो आप क्या कभी भी उस चीज को कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा तो उस पे एक फॉर्मूला पे आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ोगे और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। और जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे तो आप पूरा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा ही ऐसे ही आपको करना है। शॉर्ट हैंड में आपने शब्द बनाना सीख लिया तो शब्द का डिक्टेशन लिखना शुरू कर दीजिए, और मात्राएं भी सीख ली तो सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा धीरे बनाइए, थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, स्पीड स्लो रखिए, लेकिन अभी आपको डिक्टेशन लिखना शुरू कर देना है।
तो नेक्स्ट आते हैं कि डिक्टेशन के लिए यानी कि मैटर, जो मेन मैटर होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है कि कितनी एक्सरसाइज करें। जब आप बुक, जो लोग पढ़ चुके हैं शॉर्ट हैंड उनको पता होगा, जब वो मैगजीन का प्रैक्टिस करते हैं या फिर बुक का ही प्रैक्टिस करते हैं तो कितनी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो एक्सरसाइज इस वजह से होती है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई जा सके, यानी कि आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स भरे जा सके और उनके आउटलाइन भरे जा सके। तो जितनी ज्यादा एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर पाओगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ जीवन भर एक्सरसाइज ही करते गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सरसाइज का सिर्फ आउटलाइन बना के उसका प्रैक्टिस करके आप मैगजीन पर जा सकते हो तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया था, मैंने पूरा एक्सरसाइज पूरा नहीं लिखा था, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस लिखे थे और उसके बाद आउटलाइंस मैंने काफी ज्यादा बनाए थे और उसके बाद मैं तुरंत ही चली गई थी मैगजीन पे, जिससे मेरा मैगजीन का जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा हो गया था। और जब मैं एसएससी में स्किल टेस्ट दे रही थी तो मैंने आराम से लिख लिया था क्योंकि मैगजीन की मेरी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा थी। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आउटलाइंस तभी याद आ रहे हैं जब आप पूरा मैटर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप पूरा मैटर लिखिए। उसमें समय में आप परेशान मत होइए कि कितना समय लगेगा। आप कोई भी तैयारी करते हो उसमें जितना भी समय लगाते हो उसका आपको फायदा ही मिलता है अगर आप सही दिशा में समय को लगा रहे हो तो इसलिए एक्सरसाइज का आप झोल मत रखिए कि कितना करें कितना नहीं करें, ये कहा जाता है वो कहा जाता है, कोई चीजें मैटर नहीं करती है। आपने खुद से शब्द बनाना सीख लिया है, सब कुछ आपने सीख लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक्सरसाइज जितना ज्यादा हो सकता है वो करिए और उसके बाद मैगजीन पर आके मैगजीन की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो रामधारी गुप्ता जी की बुक है खंड 1 और खंड 2 की, तो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसी बुक में से आपको डिक्टेशन बोले जाते हैं और अगर उस बुक से बिल्कुल डिक्टो नहीं आया तो थोड़ा इधर उधर आता है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही मतलब शब्द वही रहेंगे आपके, वो मैटर चेंज हो सकता है। और अगर आप इंग्लिश से हैं तो कैलाश चंद्र की बुक बहुत अच्छी आती है मैगजीन उनकी, तो उससे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो यही 2 बुक हैं जो मुझे पता है कि बेस्ट है हिंदी और इंग्लिश के लिए रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं टाइपिंग की, क्योंकि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है उसमें अलग से टाइपिंग टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन आपने जो भी शॉर्ट हैंड लिखा है उसको टाइप करना होता है। तो उसके लिए भी आपकी एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, तभी आप उसको टाइप कर सकते हो अगर आपको टाइपिंग आती है तो, अदरवाइज आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे लोगों का ये कॉमेंट आता है कि हमारे यहाँ जो शॉर्ट हैंड सिखाते हैं वो टाइपिंग नहीं सिखाते। तो अगर शॉर्ट हैंड जहाँ पे आप सीख रहे हो वहां पे टाइपिंग नहीं सिखाया जा रहा है तो आप प्लीज टाइपिंग के कहीं और कोचिंग कर लीजिए, या फिर आप अपने घर पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो कीबोर्ड सही सा कोई सा लेकर आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग करना। आप हिंदी से हैं तो हिंदी के लिए, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के लिए। और जब आपकी एक मिनिमम स्पीड बन जाए, यानी कि हिंदी की एक 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड बन जाए और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हो चुकी है अगर, तो फिर आप जो भी शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं यानी कि जो भी डिक्टेशन लिखते हैं उसी को टाइप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपका बिल्कुल वही सारे वर्ड लिखने का प्रैक्टिस बन जाता है, जैसे कि सभापति महोदय, ये सारी चीजें आती हैं हिंदी डिक्टेशन में। तो अगर आप पहले से ही उसको टाइप करते हो तो आपको टाइपिंग में भी वहां पे आसानी होगी और आप आराम से उस चीज को जल्दी जल्दी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस रहेगी। और अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज आपको कितनी ज्यादा करनी चाहिए। तो मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने जो एक्सरसाइजेस किए थे, यानी कि मेरे सर जो एक्सरसाइज कराते थे, मेरे टीचर, वो इस तरह से कराते थे कि एक एक्सरसाइज आपकी 3 बार हो जाती थी अगर आप सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ रहे हो तो भी, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो भी आपकी सिर्फ कोचिंग में ही 3 बार वो एक्सरसाइजेज आपकी रिवाइज हो जाती थी। वो कैसे करते थे, जैसे उन्होंने शुरुआत से शुरू किया तो 1 to 15 मान लीजिए वो 15 तक पहुंच गए, आज उन्होंने 15 तक सबको डिक्टेशन बोल दिया है। और फिर वो क्या करते थे, पीछे से शुरू करते थे, जैसे कि 15 तक तो हमने ऐसा किया कि आउटलाइन हमें पता थी तो हम आउटलाइन लिख के जाते थे। आज 15 हो गया तो 16 का आउटलाइन हम लिख के जाते थे और वहां पर वो 16 का जब डिक्टेशन बोलते थे तो हमारा आसानी से हो जाता था। लेकिन वो उधर से मान लीजिए एक मैगजीन में 37 जो एक्सरसाइजेस हैं वो हैं, तो वो 37 भी आज ही बोलते थे, जिससे एक अनसीन हो जाता था हम लोगों का कि उसका हम लोगों ने आउटलाइन नहीं बनाया है लेकिन अनसीन है वो। तो देखते हैं
उसमें हम कितना लिख पाते हैं। तो एक हमने लिखा 16 का, जो कि हमने आउटलाइन बनाया हुआ था। एक बार लिखा हमने वो 37th नंबर, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता था, एकदम अनसीन था, तो वो लिखा। और वो क्या करते थे, फिर पीछे से शुरू करते थे, यानी कि रिवीजन के लिए फिर 1 भी बोलते थे। जैसे कि अगर आपने आज 15 आपने 16 लिख लिया है, तो फिर वो 1 से रिवीजन के लिए बोलते थे, जिसका आपने आउटलाइन भी कभी बनाया होगा और जिसका डिक्टेशन भी आपने कभी तो लिखा है, लेकिन अब हो सकता है वो आपको भूल जा रहा हो, इस वजह से वो रिवीजन भी लेकर चलते थे। तो ऐसे ही चलता रहता था, इधर 15 16 17 चलता रहता था, जिसका आउटलाइन हमने बनाया हुआ है, उधर से 37 36 35 इस तरह से चलता था, जो बिल्कुल अनसीन रहता था हमारे लिए। और तीसरा चलता था रिवीजन, जो कि 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहता था, जिसको हमने एक बार लिख भी लिया है और उसका आउटलाइन भी बनाया हुआ था। तो इस तरह की अगर आपकी तैयारी रहेगी तो कोई भी आपको स्किल टेस्ट में तो नहीं रोक सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटन करने की देरी रहेगी। इसी तरह से आप शुरू से अंत तक इसी तरह से तैयारी कीजिए, और अगर आप इसी दिशा में इसी तरीके से तैयारी करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा 100 वर्ड पर मिनट लाने में। सिर्फ 8 से 10 महीने में इससे भी ज्यादा आप पहुंच सकते हैं, अगर इस तरह से बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और उसका आंसर दिया जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेम रहेंगे तो उसका एक छोटा सा वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।